बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन आपको ये गाइड कर सकूं, बता सकूं कि हम किस तरह से यूके के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है और स्टूडेंट वीज़ा गेट कर सकते हैं फॉर दी यूके। यूके के लिए बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि यूके का वीज़ा गेट करना लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना। सो मैं आज के इस वीडियो में ओवरऑल आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, जो कि फ़र्स्ट स्टेप है। ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसके बाद ओवरऑल प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वीज़ा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से वीज़ा अप्लाई करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर जो है वो है यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम योर माइंड। ठीक है, सबसे पहला जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि क्या आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यूके की स्टडी के लिए मेंटली प्रिपेयर होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। एज अ फीमेल आप ऑटोमेटिकली बॉयज़ की तरह नहीं सोच सकते या काम नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से आपने ये सोचना है कि आपके कितने फाइनेंसेस हैं, आप सक्सेसफुली मैनेज कर लोगे या नहीं कर लोगे। सो पहला स्टेप ये है कि आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। और लॉन्ग प्रोसीजर में ये है कि आप ने उसको लेके चलना है फॉर 1 ईयर और फॉर 6 मंथ। अच्छा, यूके वीज़ा का प्रोसीजर जो है वो तकरीबन 6 महीने तो लाजमी मिनिमम में आप अपने माइंड में रखें कि 6 महीने लेगा। इतना जल्दी नहीं हो जाएगा कि हम कहें कि हमने आज अप्लाई किया महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। तो आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि मैं इस प्रोसीजर में उसी वक्त कम्प्लीटली सक्सेसफुली आगे तक जा सकूँगा या जा सकूँगी जब मैं ये सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लूँगी। सो फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, क्या यूनिवर्सिटी है, कोर्स क्या है। ठीक है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप उससे रिलेटेड क्या पढ़ना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सो आपने एंट्री की रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेना है, फिर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको फिर एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर ऑटोमेटिकली आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आप कंप्लीट करते हो उनको देखते हुए फर्दर आपको ऑफ़र देता है। पर्टिकुलरली उस ऑफ़र का मतलब मज़ीद रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है, जो कि हैं जैसे फ़ीस आप पे करोगे। सो आपने पे करनी है अपनी ट्यूशन फ़ी पे करोगे। बाकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जब वो आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको मिलता है कैज़ लेटर। कैज़ लेटर मिलने के बाद आप फिर अप्लाई करते हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए। याद रखें कि जब भी आपने यूके के स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास एक कैज़ होना बहुत ज़रूरी है। कैज़ यू कैन से 90% अश्योरिटी होती है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जब आप उनको कंप्लीट कर लेते हो तभी आपको कैज़ इशू करती है। सो उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपका स्टूडेंट वीज़ा लाजमी लग जाएगा अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं और एलिजिबल भी हैं। में सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट की हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ऑफ़र्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं, वो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते। बाज़ औक़ात कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, आप नहीं उनकी फ़ीस पे कर सकते तो ऑटोमेटिकली आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। उसके अलावा बाकी जो रिक्वायरमेंट नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की होती हैं कि आप की जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है, सब्जेक्ट उससे रिलेटेड है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप ये समझ लें कि अप्लाई करने से लेके आपके यूके एंट्री तक के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेक भी होते हैं और इनकी ज़रूरत भी होती है। सबसे पहले इसमें आइल्स आ जाता है। आइल्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइल्स एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है जिसको आपने पास करना होता है। हाईएस्ट बैंड इसका 9 होता है। ठीक है, और पासिंग जो है आप ये समझ लें कि यूके के लिए जो आपको चाहिए वो 6 लाजमी होना चाहिए। मैंने सुना है कुछ लोग 6 कहते हैं, बट मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं उनकी रिक्वायरमेंट 6.5 मिनिमम होती है।
सो आपका 6.5 बैंड होना बहुत ज़रूरी है इन आइल्स, फिर आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। उसके अलावा मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि जी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें जो विदाउट आइल्स आपको एक्सेप्ट कर लें। कोविड की वजह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इस ऑप्शन को दिया है स्टूडेंट्स के लिए ना, कि वो क्योंकि कोविड की वजह से टेस्ट नहीं हो रहे थे और इस तरह के इश्यूज थे। बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास आइल्स हो। अगर आइल्स नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आगे जाके फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स पढ़ने पड़ते हैं, कंप्लीट करने पड़ते हैं कोर्सेज अपनी इंग्लिश को शो करने के लिए दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश और आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी है। सो बेटर है कि आप पहले ही आइल्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है, अच्छा बैंड उसमें ले लो। थोड़ी सी एफर्ट लगती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, आइल्स के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपको ना कैश इशू किया जाता है ना आपका वीज़ा लग सकता है। बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट्स के लिए होती है 28 डेज़ की। 28 डेज़ लाइक 1 मंथ की ही आप कंप्लीट सबमिट करवाते हो। उसमें ये होता है कि आप शो करते हैं कि आपने पूरे महीने के लिए अपने ये जो भी आपके पास मनी है उसको आपने अपने अकाउंट में रखा है, वो आपसे बिलोंग करती है। आपने जो भी एक्सपेंसेस होंगे यूके में उनको बियर कर सकते हो। आप अपनी फ़ीस पे करने के लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए आपको अमाउंट रखनी पड़ती है। अमाउंट की जहाँ तक बात है बैंक स्टेटमेंट की, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको खुद ही बता देती है कि आपने कितने फ़ंड्स शो करने हैं, ठीक है। मतलब आपने क्या फ़ीसेस होंगी, आपने कितने लिविंग एक्सपेंस होगा, आपने ये शो करना है तो हम आपको एडमिशन देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। सो बैंक स्टेटमेंट्स आप इस तरह से अपनी बना सकते हो। हाँ, उसमें आप सिर्फ 1 मंथ के लिए आपने अपनी मनी रखनी होती है और 1 मंथ के बाद आप स्टेटमेंट अपनी शो करते हो तो आपको कैश इशू हो जाता है। टीबी का टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको ट्रैवल के वक्त भी आपने लेके जाना होता है क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पर आपकी टीबी की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो टीबी टेस्ट मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब आप अपने सारे प्रोसीजर्स को कर चुके हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर कोई 1-2 दिन का नहीं है, ये अच्छा खासा टाइम लेगा आपका। तो जब आपको लगे ना कि अब मुझे कैश इशू होने वाला है या अब मेरा एडमिशन बिल्कुल एंड पे जा चुका है, तब आपने टीबी की स्क्रीनिंग करवानी है क्योंकि ये वैलिड होता है 6 मंथ्स के लिए। सो 6 मंथ्स के बाद इसने एक्सपायर हो जाना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। टीबी के लिए भी बहुत से सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, आप चेक कर लें। इसकी वेबसाइट पे मैं लिंक शेयर कर दूँगी अपनी वीडियोस में कि आप टीबी के कौन से सेंटर पे जाके पर्टिकुलरली वहीं से स्क्रीनिंग करवाएंगे, वही आपको सर्टिफिकेट देते हैं। यूके ने अपने सेंटर्स दिए हुए हैं, आप सिर्फ वहाँ जाएंगे, कहीं और से करवाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो टीबी मैंने आपको बता दिया 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। आपने उसी वक्त करवाना है जब आपको पता हो कि अब मैंने वीज़ा अप्लाई करना है और अब मुझे सिर्फ कैश चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्रोसीजर आपके वीज़ा एंड कैश आने में अगर लगता है तो उसके टाइम में ये एक्सपायर ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम, ठीक है, ATAS सर्टिफिकेट। ये बेसिकली सर्टिफिकेट कुछ जो एजुकेशंस हैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग फील्ड से, साइंस फील्ड से, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपके एडमिशन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको बताती है कि क्या आपने ये सर्टिफिकेट लेना है या नहीं लेना। अगेन इस सर्टिफिकेट को लेने का प्रोसीजर भी ये है कि इसकी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको यूनिवर्सिटी जो कोड बताए आप उस कोड के अकॉर्डिंगली इसे अप्लाई कर लो। ये 1 महीने या 1.5 महीने का टाइम लेता है इशुएंस के लिए, ठीक है। मतलब आप अप्लाई करोगे उसके कोई महीने 1.5 के बाद क्या आपको मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो ATS सर्टिफिकेट पहले ही अप्लाई कर लेते हैं, पर मैंने ये चीज़ देखी है कि आप की जो भी एडमिशन्स हैं, आपके कोर्सेज हैं, वो वेरी करते हैं, यूनिवर्सिटी वेरी करती है, आपकी सेशन वेरी करता है कि आप किस में एडमिशन ले रहे हो। सो इसके लिए आप इसको उसी वक्त अप्लाई कर सकते हो जब आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है और ऑफ़र देती है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर देते हो, ठीक है। इसका एक कोड होता है, यूनिवर्सिटी आपको कोड बता देती है कि इस कोड का आपने सर्टिफिकेट लेना है। सो पर्टिकुलरली फिर आपने उसी कोड का सर्टिफिकेट लेना होता है। इसकी भी मज़ीद जो डिटेल्स अगर चाहिए होगी किसी को, इसमें समझ ना आ रही होगी, तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस की भी बना दूंगी।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है कैज़। कैज़ आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट जब आप कंप्लीट कर लेते हो, आपने यूनिवर्सिटी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने अप्लाई कर लिया, फिर आपको कैज़ इशू हो जाता है। उसके बाद आप ऑटोमेटिक। अच्छा जी, यूके वीज़ा प्रोसीजर, अब मैं आपको वन बाय वन डिटेल में ये बताऊंगी कि हम किस तरह से इसे कंप्लीट करते हैं। स्टेप वन इज़ आइल्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आइल्स की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो चीज़ देखी है या अंडरस्टैंड की है अभी तक, वो ये है कि आइल्स में अच्छा बैंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैंड अच्छा है तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो, यू नो कि आपकी अच्छी इंग्लिश है, आपका बैकग्राउंड एजुकेशनल बहुत अच्छा है, आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। सो आइल्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप माइंड में ये सोचें कि मुझे अब पढ़ना है, या वो स्टूडेंट्स जो अभी 6 महीने के बाद उनकी डिग्री कंप्लीट होगी फिर वो अप्लाई करेंगे, उनको अभी से आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आइल्स में जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे उतनी आपकी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान में ये है कि क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, इवन दो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश आती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बचपन से हमारा हर कोर्स इंग्लिश में होता है, तो हमें इंग्लिश क्यों नहीं आएगी। बट क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, इतनी फ्लुएंसी नहीं है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा हमें ये लगता है कि जी इंग्लिश पता नहीं क्या चीज़ है। बहुत ही आसान है, आप इसकी प्रिपरेशन करें। आप बेशक इसके लिए कोई अकेडमी ज्वाइन कर लें, आप इसकी बेशक ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लें। मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने इसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन कर ली थी और मैंने 2 वीक्स के अंदर अंदर प्रिपेयर करके इसको सबमिट करवाया था। तो उसके लिहाज से फिर मैंने इसको स्टेप वन पे रखा है। हालांकि स्टेप वन पे मैं बाकी चीज़ें भी रख सकती थी, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से आइल्स की प्रिपरेशन आप पहले करें, ताकि आपका एक बहुत ही अच्छा बैंड हो, आप स्ट्रेसफुल ना हो कि मुझे जल्दी से करना है और ये प्रोसीजर कंप्लीट होना ज़रूरी है। तसल्ली से आराम से आप अपनी प्रिपरेशन करें, उसको कंप्लीट करें। 40,000 इसकी फ़ीस जब मैंने दिया था तब थी, अब इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसकी फ़ीस जमा करवाएं, बुक करें अपना टेस्ट। इसकी भी वेबसाइट्स अवेलेबल है, उस पर जाएँ, जाके बुक करें, अपने सेंटर पे जाएं, अपना टेस्ट दें। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ईजी है। 4 इसमें मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो सिर्फ वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आपका क्या लेवल है इंग्लिश का, आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, कितना राइट कर सकते हो, कितना बोल सकते हो, कितना सुन सकते हो। सो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा है कि आपका बैंड अच्छा हो। 6.5 जैसे मैंने आपको बताया इनकी रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आपका बैंड 7+ है तो आप स्कॉलरशिप्स इजीली गेन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास अच्छा नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पहले सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी, फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, जिसका पार्ट आइल्स भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप पहले आइल्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा बैंड लो। जब आप 40,000 पे कर रहे हो तो क्यों ना आप उस पर थोड़ी एफर्ट भी पुट कर लो, ठीक है, ताकि वो एक दफ़ा की जो एफर्ट है वो आपके लॉन्ग टर्म में यूज़ होगी। सो आइल्स फिर आपने करनी है अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट। अच्छा, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते वक्त अपने माइंड में रखें कि आपने सिटी भी देखनी है, ठीक है, क्योंकि यूके जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंसिव कंट्री है। अगर आप लंदन में एडमिशन ले रहे हो तो लंदन इज़ वे टू मच एक्सपेंसिव। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा फंड्स शो करने पड़ेंगे, आपको अपनी लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा शो भी करने पड़ेंगे और वहाँ जाके फिर पे भी करना पड़ेगा। सो यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। यूनिवर्सिटी की आपने क्यूएस रैंकिंग भी चेक करनी है। अच्छा, मैं पर्सनली ये मेरी सजेशन है कि क्यूएस रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल 500 नंबर पे है, 600 नंबर पे है, तो आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यूके में चेक कर लें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक आपके अपने डिसिप्लिन में वो यूके में हो सकता है टॉप पे हो, ठीक है, आप अगर जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा ऊपर लीड कर रही हो, पर ओवरऑल रैंकिंग में वो नीचे हो। सो मेरे ख्याल से इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यूएस रैंकिंग हो और इतनी ही यूनिवर्सिटी हो रैंक में फिर ही हम एडमिशन लेंगे। सो इट इज़ नॉर्मल, आप क्यूएस रैंकिंग देख लो, नहीं क्यूएस रैंकिंग आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली तो आप उसकी रैंकिंग अपनी फील्ड में देख लें, यूनिवर्सिटी आपके सब्जेक्ट में कितना ग्रो कर रही है। सो सिलेक्ट
कर लिया आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप फिर आपका आ जाता है सिलेक्शन ऑफ कोर्स। अच्छा, कोर्स की सिलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है आपने उसका स्पेशलाइजेशन एरिया भी देखना है। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हमारे पास क्योंकि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होती, पर यूके में है। आप इजीली अपने कोई भी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। सो आपने बस यही चेक कर लेना है कि आपके बैकग्राउंड से ये एजुकेशन मीट कर रही है या नहीं कर रही, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि आपका बैकग्राउंड कुछ और है, एजुकेशन कुछ और हो रही है आपकी। और उसके अलावा ये भी चेक कर लें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए टीएएस का। आपको अगर ये सर्टिफिकेट चाहिए है तो फिर आप अगर डायरेक्ट सिंपल आपका कोर्स है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एटीएस सर्टिफिकेट में बात याद रखें कि उसमें यूनिवर्सिटी मेंशन करनी होती है, उसमें सेशन मेंशन करना होता है, उसमें आपने अपनी डेट्स कब इन होगा कब आउट होगा। सो इट इज़ अ लिटल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आपको एडमिशन नहीं मिला तो दूसरी के लिए आपको न्यू सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपने एक अप्लाई किया किसी यूनिवर्सिटी के लिए और उसी को वो आगे ले लें। सो इसको भी अप्लाई करने का प्रोसीजर है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आप इसे गेट कर सकते हो। अच्छा जी, आपने अब कोर्स सेलेक्ट कर लिया अपनी पसंद का, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप आगे ले जा सकते हो। उसके बाद आपने करनी है ईमेल सुपरवाइज़र। अच्छा, इसमें ये पर्टिकुलरली ईमेल सुपरवाइज़र ये हायर एजुकेशन जो है ना लोग लेना चाह रहे, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट उनके कोर्सेज हैं, वहाँ पे सुपरवाइज़र को अप्रोच करना एक अच्छी अप्रोच है। अच्छा, सुपरवाइज़र को अप्रोच करना स्टेप 4 पे भी आ सकता है, ये स्टेप 1 पे भी आ सकता है, ठीक है, कि आप सबसे पहले सुपरवाइज़र को अप्रोच करो, फिर आप सोचो कि हाँ मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मैंने इस कोर्स में जाना है। बट बहुत से लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं वो कंफर्टेबल होते कि वो पहले किसी को करें अप्रोच। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ आपके एडमिशन के टाइम आपको कह देती हैं कि पहले कोई सुपरवाइज़र लें फिर आगे अप्लाई करें, या वो कुछ सुपरवाइज़र्स के नेम बता देते हैं रैंडमली कि आप इनमें से सिलेक्ट करें आप किसके साथ काम करोगे। सो अगर आप एमएस करना चाह रहे हो, पीएचडी करना चाह रहे हो, सुपरवाइज़र तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो सुपरवाइज़र को आपने ईमेल करनी है। प्रोसीजर इसका सिंपल है, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसकी फैकल्टी में जाएं, उसकी फैकल्टी में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे उनकी प्रोफाइल्स चेक करें। जो भी आपको अपने एरिया ऑफ सब्जेक्ट या अपनी फील्ड से लिंक्ड सुपरवाइज़र लगता है कि इस पर्सन का काम जो है वो मेरे रिसर्च से या मेरी जो भी एजुकेशन है उससे करीब है या मीट कर रहा है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर तो आपको सुपरवाइज़र एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल बैक कर देगा। सो आपका काम ये है कि आपने अपने सुपरवाइज़र को मेल करनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़र्स्ट स्टेप आपका सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र फिर आपको यूनिवर्सिटी में ऑफ़र करता है, ठीक है, या रिकमेंड करता है कि आप मेरा नेम यूज़ करें या आप मेरे साथ किसी लैब में काम करें या आप कोई स्कॉलरशिप जो भी लेना चाह रहे हो, सुपरवाइज़र फिर उसमें आपको हेल्प आउट कर देता है। अच्छा, उसके बाद अप्लाई करना है, ये सारे प्रोसीजर्स करने के बाद अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई अब ये करना है कि आपने सुपरवाइज़र पसंद का ले लिया, अगर सुपरवाइज़र ओके कर देता है ठीक है, मीनवाइल ये प्रोसीजर साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग प्रोसीजर है, लाजमी नहीं है कि आपने आज सुपरवाइज़र को मेल किया और कल ही आपको रिप्लाई कर दे, महीने बाद भी कर सकता है, 2 महीने बाद भी कर सकता है, अपनी अवेलेबिलिटी पे, या आप ये कह लें कि उसके पास जितने भी फ्री स्लॉट्स हैं फॉर द सुपरविजन वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई बैक करेगा। फिर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे एक सिंपल फॉर्म जिस तरह से होता है वहाँ उसी तरह से आपने अप्लाई कर देना है। सुपरवाइज़र का नेम डाल दें, यूनिवर्सिटी का डाल दें, कोर्स डाल दें, अपनी जितनी भी बैकग्राउंड है एजुकेशनल वो सारा ऐड कर दें, डिटेल्स अपनी पर्सनल ऐड कर दें। उसको आपने एक्यूरेटली फिल भी करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे आईडी कार्ड आपका लेटेस्ट होना चाहिए, पासपोर्ट लेटेस्ट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो। जब आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर लेते हो, ठीक है, फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर देती है। अच्छा, ये जो ऑफ़र लेटर होता है ये कंडीशनल होता है। कंडीशनल इज़ दैट कि ये ओके नहीं होता, कुछ आपको कंडीशंस दे दी जाती हैं कि इनको फुलफिल करें। देखें, अभी तक मैंने डिस्कस किया आइल्स, यूनिवर्सिटी, कोर्स, सुपरवाइज़र, ये सारे, इन सारी चीज़ों में जो मेन चीज़ें हमें चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, वो टीबी की स्क्रीनिंग है, वो बैंक स्टेटमेंट है,
ठीक है, वो हमारा ATS सर्टिफिकेट हो सकता है, वो फ़ी है। सो जब हम कंडीशनल ऑफ़र लेटर रिसीव करते हैं तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आप फ़ीस पे करें। उसमें लिखी हुई होती हैं चीज़ें कि फ़ीस आपने पे करनी है, आपने TB टेस्ट देना है, आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है, जो जो रिक्वायरमेंट्स उस यूनिवर्सिटी को चाहिए होती हैं वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में लिख देता है। तो कंडीशनल अनकंडीशनल से आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंडीशनल का सिर्फ मतलब ये होता है कि ये कंडीशंस आप फुलफ़िल करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे हम आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर देंगे। सो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में हमें फ़ी पे करनी है, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। पहले ये होता था कि यूके में फ़ी फर्स्ट स्टेप पे नहीं करनी होती थी, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लेते थे, पर फिर बाद में उन्होंने जब अपने रूल्स रिवाइज़ किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फ़ीस को पे करना है। फ़ी पे करेंगे तो फिर आपको आगे फर्दर जो भी प्रोसीजर्स हैं उनके साथ गुजरना पड़ेगा। अच्छा, आपने कंडीशनल ऑफर लेटर ले लिया, अब आपने कंप्लीट करनी है रिक्वायरमेंट्स। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताई। आपने फ़ी पे करनी है, जितनी भी आपकी फ़ीस होगी। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस है 10,000 पाउंड। अब आप उसमें से अगर 5,000 पे कर रहे हो या 7 कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं 50% पे करें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप फॉर एग्जांपल 230 पाउंड पे कर दें, जो मेन बेसिक पे होती है। बट ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप अपनी फ़ीस पे नहीं कर रहे तो उतने ही पैसे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करने होंगे। लाइक अगर मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 10,000 है तो मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट में तकरीबन बाकी एक्सपेंसेस के साथ उससे डबल पैसे शो करने पड़ेंगे। ठीक है, डबल पैसे, फॉर एग्जांपल मुझे 20,000 पाउंड शो करना पड़ेगा। सो फीस को पे करना इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कि 50% पे करें, आप 50 से ऊपर भी पे कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल ऑन यू, क्योंकि पे तो आपने करनी है आज नहीं तो कल, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो। सो आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। बैंक स्टेटमेंट अब मैंने आपको समझा दिया कि बैंक स्टेटमेंट इस तरह से होगी कि जितनी आप फ़ीस पे कर दोगे उससे रिमेनिंग जितना भी होगा वो आपने फ़ंड्स शो करने हैं अपने बैंक में कि मैंने इतना पे कर दिया पर ये मेरे पास हैं और मैं जाके पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे ये भी आपके कंडीशनल ऑफर लेटर में लिखा हुआ होता है। अगर आप यूके लंदन सिटी को टारगेट कर रहे हो तो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, वो भी यूनिवर्सिटी आपको बता देगी। फिर TB टेस्ट की रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये जो आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें आइल्स, TB, बैंक स्टेटमेंट, आपकी फ़ी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ आपने यहाँ पे कंप्लीट कर देनी होती है। अगर तो आपको डिले नहीं चाहिए अपने कैज़ में तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करके उन्हें पकड़ा दें। नहीं पकड़ाएंगे तो हफ्ते के बाद एक मेल आएगी, फिर हफ्ते के बाद आएगी ये डॉक्यूमेंट दे, वो आपकी चीज़ें उतनी डिले में चली जाएंगी। सो यहाँ तक अपने सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करके ही सबमिट करवाएं। अच्छा जी, अब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, अब आपके पास आएगा अनकंडीशनल ऑफर लेटर। ठीक है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं की तो कंटिन्यूसली आपको वही फुलफिल करनी पड़ेंगी, टाइम लगेगा, डिले पे चले जाएंगी चीज़ें। अनकंडीशनल ऑफर लेटर बेसिकली आपको ये होगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं, अब आप अप्लाई करें कैश के लिए। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। फिर उस कंफर्मेशन के लिए भी वो ऑटोमेटिकली जो भी इंटरनेशनल टीम होगी वो आपको गाइड कर देगी। आपने क्या किसी पोर्टल पे अप्लाई करना है कैश के लिए, क्या वो डायरेक्टली कैश के लिए अप्लाई कर देंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको स्टूडेंट को गाइड कर देती हैं, नाउ गो फॉर दी कैश, वो खुद अप्लाई करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद अपने एंड से कंप्लीट करके प्रोसीजर सिर्फ इंटरव्यू कॉल दे देते हैं। अच्छा, कैज से पहले आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, कुछ सिनेरियो में नहीं भी होता, कुछ सिनेरियो में होता भी है। सो प्री कैज इंटरव्यू बेसिकली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने जो भी प्रूफ्स दिए हैं क्या वो वैलिड हैं। बेसिकली इस इंटरव्यू में आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, वो सब कुछ रिकॉर्ड भी करते हैं और क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। ये कोई भी डिफ़िकल्ट इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो रिकॉर्ड करके ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या आपने जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की, वो ठीक है या नहीं। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि वो आपकी इंग्लिश चेक करेंगे कि अगर आपने आइल्स में बैंड लिया हुआ है 7 तो क्या आप उसे मीट भी कर रहे हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ क्रॉस चेक करते हैं। आपका एरिया क्या है, आपने एडमिशन किस में लिया, कि आप वेल विद नॉलेज हो या नहीं हो। ठीक है, ये उनका होता है। बाकी यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर देती है फर्दर आपने क्या करना है। कैज़ का इंटरव्यू देने के बाद प्री कैज़
बेसिकली फिर आपको कैज़ रिसीव हो जाता है। अच्छा, कैज़ को रिसीव होने के भी मल्टीपल सिनेरियोज हैं। कैज़ से पहले तक जो भी आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है, यूनिवर्सिटी ओके करती है तो कैज़ का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सो जब आप कैज़ रिसीव कर लोगे तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि या तो आपके इंटरव्यू के 2-3 घंटे बाद आपको कैज़ मिल जाएगा, या ये प्रोसीजर होगा कि आपको 1-2 दिन के बाद मिल जाएगा। सो कैज़ जब आपको रिसीव हो जाएगा फिर आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के। वीज़ा के लिए अप्लाई करना सिंपल है, जैसे हम करते हैं एप्लीकेशंस को कंप्लीट, पर उसके लिए कैज़ का नंबर होना ज़रूरी है। कैज़ का लेटर जो आपके पास आता है वो बेसिकली यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन की तरफ से ही होता है। उसमें एक नंबर होता है, रेफरेंस नंबर, जो कि लिंक्ड होता है आपके वीज़ा के साथ। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वीज़ा प्रोसेसिंग वाले जो हैं वो चेक करते हैं कि क्या वाकई ये वैलिड इस बच्चे ने एडमिशन लिया है, इसने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की हैं या नहीं की, फिर वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस आपका कंप्लीट करते हैं। ओवरऑल प्रोसीजर था जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने से लेके आपके कैज़ तक का है। कैज़ लेने के बाद फिर एक नया प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो कि बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, ठीक है। महीने 2 की बस मज़ीद बात है। आपने एडमिशन ले लिया, फीसिस दे दी, आपकी बैंक स्टेटमेंट बन गई, अब सिर्फ आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा किस तरह से अप्लाई करते हैं, कितने दिन में आ जाता है, क्या फ़ीस है, क्या बेस्ट प्रोसीजर्स हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ उसे राइट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, क्योंकि इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मैंने देखे, फेस किए, मैं उन सबको आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर, बाकी जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको इन डिटेल में डिस्कस कर दूँगी आपके साथ। यूके वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपने गेट किए हैं उनमें मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपके पास जो भी आपने अप्लाई किया फॉर द कैज़, वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ें आपके वीज़ा के लिए भी यूज़ होंगी, जिसमें आपके पास करंट पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, कैज़ लेटर आ गया, आपका टीबी टेस्ट आ गया, असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन लाइक आपके एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यूज़ किए कैज़ लेने के लिए, वो सारे, ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये प्रोसीजर समझाऊंगी कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो उस वक्त के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।